आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज जो ज्योग्राफी का गंगा नदी तंत्र का जो सिस्टम रह गया था, जो समाप्त उस क्लास में हो नहीं पाया, गंगा नदी तंत्र पार्ट फर्स्ट चल रहा था, उसका कुछ सा भाग शेष रह गया था। तो पहले तो वो डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र को। उसको समाप्त होने के बाद हम आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर, तो उसको बहुत बेहतर ढंग से देखने की ज़रूरत है। और एक ज़रूरी सूचना ये देनी है कि डेंगू से बचाव प्रत्येक बच्चा जो जीडी का एग्ज़ाम देना चाहता है वो अपना बहुत बचाव रखे डेंगू से, क्योंकि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये अपना बहुत तेज़ी से पाँव पसार रहा है, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो पेपर गड़बड़ा जाएगा और एक मौका निकल जाता है हाथ से तो लाइफ गड़बड़ हो जाती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि फिर मौका बार बार वही मिले ये कोई, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस समय का टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है इसमें। तो बहुत बचाव रखना है, क्योंकि दिक्कत पैदा हो जाएगी और एक ही महीने का समय बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, और क्योंकि इसमें होने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक है। मुझे हुआ है, लेकिन थोड़ा ड्रिप लगने के बाद थोड़ा आराम मिला, तो मैंने सोचा कि क्लास ले लूँ तुम्हारी, क्योंकि क्लास से बहुत नुकसान होता है। अगर नहीं हो पाती एक दिन की क्लास से पूरा मामला सेटलमेंट गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बनाए रखने के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र का जो चैप्टर छूट गया था उसको बात करेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र का जो छूटा हुआ पार्ट है उस पे, ठीक है। तो देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देखो कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी की लिख लेना, कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, इनको लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको लिख लो, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको लिखना स्टार्ट करो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गंगा का आशयक, जो गंगा की आशयक नदी है वही लिख लो। गंगा की आशयक नदी, गंगा की आशयक नदी, ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद लिखो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी। इसके बाद एक मिनट इसको थोड़ा पतला कर लो। चलो बना रहे दो। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, उसके बाद लिख लो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ज़्यादा मोटा लिख रहा है, थोड़ा पतला कर रहे, ठीक है। एक मिनट का ध्यान रखना, अगर हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि दिक्कत पैदा कर रहा है ज़्यादा लिखने में। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद लिखो कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। तो देखो लिखो इनको। पहला फैक्टर लिखो गंगा की आसहायक नदी, तो ध्यान रखना गंगा की आसहायक नदी, पहले जो गंगा नदी तंत्र पढ़ा है उसी में बता दिया था कि गंगा की जो आसहायक नदी है ये हुगली है, ठीक है। ये हुगली है, ठीक है। ठीक है, गंगा की आसहायक नदी की बात करूं तो हुगली है। हुगली के किनारे बसा शहर, ध्यान रखना है कौन है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता।
ठीक है। अंडर, मैं एक करंट की बात भी यहाँ बता दूं हुगली से संबंधित, कोलकाता से। अंडर वाटर मेट्रो चलना सबसे पहले चलना स्टार्ट हुआ ही होगा हुगली कोलकाता में, ठीक है। तो गंगा की यह सहायक नदी हुगली, हुगली के किनारे बसा शहर कोलकाता, इसको ध्यान रखना, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन बन जाता। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है। कौन है रामगंगा? कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता देना कि ये रामगंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो लिख लेना यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। इनका पुराणों में क्या नाम है, इसको कमेंट बॉक्स में तुम लिख के बता देना, ठीक है। सबसे बड़ी। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये मैं तुम्हें बता दूं, लिख लेना 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इस फैक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो गंगा की, लिख लो एक एक इंपॉर्टेंट और है फैक्ट, लिख लो गंगा की बाएं ओर से, गंगा की बाएं की सबसे, गंगा की बाएं की सबसे अंतिम सहायक नदी, सबसे अंतिम सहायक नदी, सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है, इसको देखना है। तो सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है बताओ, तो महानंदा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है, महानंदा, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों का संगम लिख लो, गंगा की सहायक नदियों का संगम, गंगा की सहायक नदियों का संगम, ठीक है। पहले मैं ये बता दूं गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है, इसको लिख लो तुम, ठीक है। तो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है, महानंदा, ठीक है। कौन है, महानंदा, महानंदा को याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है गंगा की गंगा की सहायक नदियों का जो संगम है उसको, ठीक है। कहाँ कहाँ गंगा की सहायक नदी मिलती हैं, कहाँ कहाँ कब संगम का निर्माण होता है। अब संगम होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन एक उठता है कि संगम क्या होता है। तो ध्यान रखो, जहाँ भी दो नदियों का मिलन हो, जहाँ भी दो नदियों का मिलन हो जाता है, उस मिलन स्थल को ही हम संगम कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो तुम बस लिख के बताते जाओ गंगा की सहायक नदियों का संगम, जैसे यमुना, यमुना गंगा में किस स्थान पे मिली है ये बता दो। गोमती बता दो कहाँ मिली है, गोमती गंगा में कहाँ मिली है। अगर और अच्छी नॉलेज रखते हो तो बता दो कि गोमती का उद्गम स्थल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के कहाँ पे है, ठीक है। घाघरा, घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है, ठीक है। गंडक का बता दो कि गंडक कहाँ मिलती है, ठीक है। गंडक के अलावा तुम सोन का बता दो, उसके बाद फिर अगले बीच भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यमुना की यदि बात करें कि यमुना कहाँ मिलती है, ठीक है। यमुना के बारे में यदि बात करूं कि यमुना कहाँ मिलती हैं, तो बताओ भाई यमुना कहाँ मिलती हैं। तो यमुना गंगा में कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज, प्रयागराज जिसके पहले नाम इलाहाबाद था, जिसका अब प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज। गोमती भाई बताओ गंगा में कहाँ मिलती हैं, तो ध्यान रखना गाजीपुर में, गा से गोमती और गा से गाजीपुर। गाजीपुर, अगर गाजीपुर से एक क्वेश्चन बनता है कि किस अंग्रेज शासक की कब्र गाजीपुर में स्थित है, कोई अगर नॉलेज रखता है उसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा कि गाजीपुर में किस अंग्रेज शख्सियत की कब्र है, ठीक है। घाघरा, घाघरा की बात करें तो ये छपरा में मिलती है, ये छपरा बिहार का स्थान है, ठीक है। गंडक की बात करूं तो ये हाजीपुर, हाजीपुर में गंगा से मिलती है। सोन की बात करूं तो ये पटना में मिलती है, ठीक है। ये छपरा, हाजीपुर और पटना, ये तीनों बिहार के स्थान हैं, इनको ध्यान रखना है। ये तीनों बिहार के स्थान हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। प्रयागराज, गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश के स्थान है, ठीक है।
ये अपने उत्तर प्रदेश के स्थान है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, सोन तक हो गया था ना। अब सोन के आगे देखो, तुम बताओ कि कोसी, कोसी कहाँ मिलती है, ये लिख के बताओ। कोसी के अलावा महानंदा बता दो। महानंदा, महानंदा लिख के बताओ कि महानंदा कहाँ मिलती है। ठीक है, महानंदा बता दो कि महानंदा कहाँ मिलती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, कोसी, कोसी बता दूं मैं कि कोसी कहाँ मिलती है। तो कोसी को ध्यान रखना, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, एक मिनट। तो कोसी अगर बात करें, कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, तो भागलपुर में। ठीक है, महानंदा कहाँ मिलती है, तो मालदा पश्चिम बंगाल में। ये भागलपुर भी बिहार का स्थान है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये भागलपुर भी बिहार का स्थान है। महानंदा कहाँ मिलती है, तो मालदा में। ठीक है, मालदा पश्चिम बंगाल में मिल स्थल है। तो ये संगम है गंगा से मिलने वालों के। ठीक है, गंगा से कौन नदी कहाँ मिलती है, इनका मिलन स्थल हमने आपसे जिक्र कर लिया है कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। एक बार और देख लेता हूं मैं। तो कि यमुना, यमुना की बात करें तो प्रयागराज में। ठीक है, बात करूं मैं गोमती की, तो गोमती गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है, गोमती का उद्गम स्थल अगर कोई बता सके तो बताए हमें, गोमती का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, गोमती के किनारे बसा शहर भी बता सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गंडक की बात करूं तो हाजीपुर, घाघरा की बात करूं तो छपरा, सोन की बात करूं तो पटना। ये तीनों नदियां छपरा, हाजीपुर, पटना बिहार में। ठीक है, बिहार की बिहार में जाके मिलती हैं गंगा में। ठीक है, आगे यदि मैं बात कर लूं कोसी की, तो भागलपुर बिहार में गंगा से मिलती है। महानंदा की बात करूं तो मालदा पश्चिम बंगाल में ये गंगा जी से मिल जाती हैं। ठीक है, रामगंगा, हाँ रामगंगा का रह गया। क्या रामगंगा कहाँ मिलती हैं, देखो रामगंगा का लिखा दिया कि नहीं, रामगंगा का नहीं लिखा है तो लिख लो यहाँ पे, रामगंगा कहाँ मिलती हैं, ये लिख लो। ठीक है, रामगंगा, रामगंगा गंगा से किस स्थान पे मिलती हैं, तो ध्यान रखना प्रयागराज, वो सॉरी कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती हैं, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है, रामगंगा का मिलन स्थल कहाँ मिलती है गंगा से, तो ध्यान रखना कन्नौज, कन्नौज। ठीक है, और क्वेश्चन में लिख लो इसे इत्र नगरी भी, कोष्टक में लिख लो इसको, इत्र नगरी भी कहते हैं कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे तो मैं आगे मैं बताता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतना गंगा नदी तंत्र रह गया था जिसको हमने डिस्कस के लिए आपसे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हो सकता पेन आगे ना चले, चल गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हमने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, तो उसके बाद इतना ही, केवल गंगा नदी तंत्र का कुछ भाग बच गया था। वैसे वैसे तो मैप के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, मैप की सहायता से पहले इसके बाद डिस्कस करेंगे सारी बातों को। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बताते हैं फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो देखने की कोशिश करो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ठीक है, शॉर्ट में बनाने की कोशिश तो करूंगा। ठीक है, इतने पे समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ अच्छा लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है,
लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है, देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुमको ये है तिब्बत, ठीक है, ये है तिब्बत, ठीक है। ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ये तिब्बत है, ठीक है। ये क्या है, मैं बात करूं इस पॉइंट की तो ये है तिब्बत। एक मिनट, कुछ कमेंट आ रहे हैं बाकी गड़बड़ा रहे हैं, देख लूं मैं, एक मिनट, एक मिनट ठहर जा। वन, सुनो, छोड़ दो उसको, छोड़ो, छोड़ दो। देखो ये तिब्बतिस्तान है, इस तिब्बतिस्तान पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। ये जो स्थान दिख रहा है इस पे एक ग्लेशियर, इसका नाम है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर कहते हैं हम इसको, ठीक है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, या फिर इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊं, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है ये स्थान जो दिख रहा है ये तिब्बत में चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बताओ। ये जो स्थान है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में ये जो ग्लेशियर है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन, एक मिनट इसको बंद करो, गहन कर रहा है ये तो, चलो एक बार बंद करके खोलो इसको। देखो ये जो बिंदु है ये तिब्बत का एक बिंदु है, वो बिंदु क्या, ये पॉइंट है दो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये तिब्बत में है। इस तिब्बत में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती हैं तिब्बत में। यदि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पूछा जाए, तिब्बत में यदि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना क्या नाम है, यारलुंग सांगपो, लिख लो यारलुंग सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से ये जो टर्न तुम्हें दिख रहा है ये किस पहाड़ी का टर्न है, या किस पर्वत का है, या किस पर्वत श्रेणी का है, तो ये ध्यान रखना। ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है नामचा बारवा पर्वत, लिख लो नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत से ये ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न मोड़ लेती है, टर्न पूछा जाए तो यू टर्न मोड़ है ये, ठीक है। तो ये पर्वत श्रेणी कौन है, नामचा पर्वत श्रेणी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती हैं, ठीक है, और असम से होते ये भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये जो है नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक नदी इसकी दिबांग है, ठीक है, और एक है लोहित। यहाँ पे ये मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, ये एक लोहित है, ये दिबांग, ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ मिलती हैं, ठीक है। अब एक पूछा जाता है कि लोहित नदी, ध्यान रखना, यू टर्न लेती हैं और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत दिबांग लोहित कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी यहाँ से यू टर्न लेती है और ये कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, दिबांग और लोहित। लोहित नदी पे पूछा जाता है, ये लोहित नदी पे कौन सा पुल बना है ये पूछा जाता है, ठीक है। यू टर्न जहाँ लेती है ये नामचा बरवा पर्वत, ये कौन सा स्थान है, तो अरुणाचल प्रदेश। बाकी दिबांग आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, आगे लोहित मिल जाती है। तो लोहित नदी पे एक पूछा जाता है कौन सा पुल बना हुआ है, तो ध्यान रखना
लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल बना है लोहित नदी पर, भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल कहाँ बना है? लोहित नदी पे बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लोहित नदी पर निर्माण हुआ। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, एक लोग और थे, उनको तुम कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता देना इन लोगों को भारत रत्न किस सन में मिला था, ठीक है। भूपेन हजारिका ये असम के एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ठीक है, इनकी याद में भूपेन हजारिका पुल का निर्माण हुआ है लोहित नदी पे। इतना मैं तुम्हें कंफर्म बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल बना, ये असम के बहुत बड़े संगीतकार थे, इसलिए इनके नाम से नाम रखा गया, ठीक है। तो लोहित नदी आगे जाके ये ध्यान रखना, आगे जाके एक स्थान है ये, ठीक है। देखो आगे अगर फिर आगे काफी नदियां इसमें मिल जाती हैं, ठीक है, काफी नदियां मिल जाती है, फिर आगे इसकी एक पुल बना है ये ध्यान रखना, ये पुल, ये जो पुल बना है ये ध्यान रखना, ये जो पुल बना है किस किस के बीच में बना है ये ध्यान रखना, तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में, ठीक है, यहाँ लिख लो धेमाजी और डिब्रूगढ़, धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में कौन सा पुल बना है ये ध्यान रखना, तो इस पुल का नाम है बॉगीवील ब्रिज, लिख लो बॉगीवील ब्रिज, इस पुल का निर्माण ये जो हुआ है इसका नाम है बॉगीवील ब्रिज। पूछा जाए कि धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में एक जो पुल का निर्माण हुआ है इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इस पुल का नाम है बॉगीवील ब्रिज, ठीक है, क्या नाम है? बॉगीवील ब्रिज। बॉगीवील ब्रिज धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में बना है, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ बराबर नदियाँ मिलती हैं, कौन सी नदी मिलती है ये भी ध्यान रखना। देखो इधर से एक नदी मिलती है सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, उसके बाद मिलती है कौन? मानस, ठीक है, मानस, उसके बाद मिलती है इसमें संकोश, ठीक है, संकोश, उसके बाद मिलती है ये तिस्ता, ठीक है, तिस्ता, ठीक, ये नदियां मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। यहाँ पे कौन कौन मिलती हैं? सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, उसके बाद ये क्या बताया था बताना, सुबनसिरी और ये संकोश, ये तिस्ता हुई, ये तुम बता देना, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी नदी कितना याद रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक मिनट में कलर चेंज कर लो, सुबनसिरी ये, ठीक है, सुबनसिरी से थोड़े आगे एक नदी मिलती है, इसको ध्यान रखना, धनसिरी, ठीक है, धनसिरी, धनसिरी संकोश से थोड़ी आगे जाके मिल जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना ये यहाँ पर बनता है माजुली, माजुली, माजुली क्या है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है ये बताओ, माजुली, ठीक है, माजुली के बारे में बताओ, विश्व का सबसे बड़ा क्या है इसके बारे में बता दो माजुली को, ठीक है। ये माजुली द्वीप है, ठीक है, ये माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा रहा माजुली द्वीप, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, माजुली द्वीप। इसके बाद यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये किन किन नदियों के मिलने से बनता है, तो ध्यान रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, ये ध्यान रखना, आगे इनका नाम क्या पड़ जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो यहाँ ध्यान रखना मेघना के नाम से इनको जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से, ठीक है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किन नदियों के मिलने से बनता है? माजुली द्वीप, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। उसके बाद संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है? मेघना,
ये जो सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा इस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा को, ठीक है। ये डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। ये किन किन नदियों के मिलने से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, ठीक है। आगे नोट में लिखना चाहो तो लिख लो कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लिखवा दूंगा 1 मिनट में, 1 मिनट आगे लिख लो। तो फिर मैप समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये तिब्बत में है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है च्यामा एंगडो ग्लेशियर, यहाँ से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर यारलुंग सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न मोड़ लेती हैं, ठीक है। यू टर्न मोड़ लेती हैं। यहाँ पर देवांग और लोही नदी यहाँ पर मिलती हैं। देवांग नदी और लोही नदी पर एक पुल बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल। इसके आगे फिर एक पुल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है क्या? बोगीबील पुल। ये किन किन दो स्थानों के बीच में आपस में जोड़ता है? धेमाजी और डिब्रूगढ़ को। उसके बाद सुबनसिरी, ठीक है, और संकोच, तिस्ता, मानस, ठीक है। सुबनसिरी, मानस, संकोच और तिस्ता नदी आपस में यहाँ पर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो संकोच और मानस के बीच में एक नदी मिलती है धनसिरी, इसको ध्यान रखना। उसके बाद एक द्वीप का निर्माण करती हैं ये दोनों नदियाँ, माजुली द्वीप का, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोला जाता है। उसके बाद ये संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जिस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे बात हम नोट में लिखवा देते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो नोट में। नोट में इसमें लिख लो कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नोट यहाँ पे जानना जरूरी था, ठीक है। तो किसके नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। 1 मिनट, कैमरा कैसे चला क्या? देखो ठीक है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद लिख लो तिब्बत में फैक्ट लिख लो कुछ। तिब्बत में भाई बताओ कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है, ये लिख के बताओ। फिर लिख लो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे लिख लो आसाम में या असम होगा, असम, या तो एक मिनट, लिख लो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? और लिख लो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, लिख लो, ठीक है। तो देखो 1 मिनट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सबको पता है, अभी डिस्कस किया था, यारलुंग सांगपो, ठीक है। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, दिहांग के नाम से, ठीक है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना है, जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना के नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लो, आगे देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम लिख लो। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से संबंधित काफी संशय पैदा होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो कुछ पूछता है एग्जामिनर मोड़ के कुछ टर्न करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लड़के कुछ टिक मार देते हैं। जो कंफ्यूजन हम लोगों से हो जाती है वो कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अगर यदि पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से हुआ, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी से हुआ, ठीक है, उसके बाद पूछे किस ग्लेशियर से हुआ, जो काफ़ी अहम सवाल है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होती है तो लड़का फिर गड़बड़ा जाता है। किस ग्लेशियर से हुआ, किस झील से हुआ, ठीक है। तो इन तीनों बातों को देखो आज ध्यान से देखेंगे। पर्वत श्रेणी यदि पूछी जाए तो ध्यान रखना कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये ध्यान रखना कैलाश पर्वत श्रेणी से। ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर। झील पूछी जाए तो ध्यान रखना मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से, ठीक है। तो यदि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी से, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से। झील पूछी जाए तो मानसरोवर झील से। इन तीनों में अब कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, और तुम भी जान गए हो कि तीनों में कंफ्यूजन अब होना नहीं है। ठीक है, इसकी यदि लंबाई पूछी जाए, टोटल कुल लंबाई पूछी जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ध्यान रखना 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और भारत में पूछी जाए कितनी लंबाई है, तो लिख लो भारत में 9 से 16 किलोमीटर, ठीक है। भारत में यदि लंबाई पूछी जाए तो ध्यान रखना 9 से 16 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, देखो ये आगे बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी से, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से। झील पूछी जाए तो मानसरोवर झील, ठीक है, इनके बारे में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। लंबाई पूछी जाए तो 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। भारत में कितनी लंबाई है, तो 9 से 16 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में लिख लो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं। तो देखो, बांग्लादेश में अगर गंगा नदी को पूछा जाए तो पद्मा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को अभी बताया था, क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ये क्यों बताया, ये एक फिगर बनेगा, उसको तुम समझ लो क्या कहते हैं। देखो, इधर से आती है पद्मा तुम्हारी, ठीक है, और इधर से बात करूं तो इधर से आती है जमुना, ठीक है, इधर से आती है जमुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पद्मा नदियाँ है, पद्म नदी है, ठीक है, और ये जमुना नदी है, ठीक है। ये कौन है, जमुना नदी। इन दोनों का जहाँ मिलन स्थल होता है,
ये ध्यान रखना, इन दोनों नदियों का ये जो मिलन स्थल है, ये पद्मा और ये जमुना, इन दोनों का जो मिलन स्थल है, इस मिलन स्थल के बाद ये नदी एक हो जाती है धारा। इस मिलन स्थल के बाद ये धारा जो एक हो जाती है, इस धारा का नाम क्या होता है? यहाँ से संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, किस नाम से? मेघना के नाम से। फिर जाके जब सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है तो किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में ध्यान रखना। ठीक है, पद्मा और जमुना की सख्त धारा बनने के बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है, फिर बंगाल खाड़ी मिल जाती है। ठीक है, लिख लो मेघना नाम से, मेघना नाम से ये अपना जल, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, खाड़ी में गिराती है। ठीक है, आगे देखो, आगे देख लो क्वेश्चन। सुवनश्री के बारे में देखो, थोड़े छोटे फैक्ट हैं सुवनश्री, इनको देख लो। ठीक है, सुवनश्री लिख लो, मानस। ठीक है, इसके बाद लिख लो तुम संकोच, और लिख लो तुम तिस्ता। बस इनके बारे में तुम छोटे छोटे फैक्ट लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। तो सुवनश्री ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, लिख लो, ये ब्रह्मपुत्र की, यहाँ गलत लिख किया ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। मानस ये तिब्बत हिमालय से निकलती है, ये तिब्बत हिमालय से निकलती है। ये तिब्बत हिमालय से निकलती है। ठीक है, संकोच के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो, अल्टी भूटान से निकलती है। भूटान से निकलती है। ठीक है, तिस्ता के बारे में लिख लो, सिक्किम के, सिक्किम की चोमालू झील से निकलती है। ठीक है, चोलामू झील से निकलती है, झील से निकलती है। ठीक है, तिस्ता के बारे में हो गया, ये सिक्किम की चोलामू झील से निकलती है। संकोच ये भूटान से निकलती है। मानस ये तिब्बत हिमालय से निकलती है। सुवनश्री ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बारे में और कुछ रह गया हो तो अभी 1 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। यदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लिखना चाहो, ब्रह्मपुत्र की यदि सहायक नदियां लिखना चाहो तो लिख लो, अगले पेज पे लिखवा देते हैं। लिख लो, ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की, बाएं तट की सहायक नदियां। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां जो मैं लिखा रहा हूं इनको देखो। एक तो आपकी है दिबांग। ठीक है, दिबांग। इसके बाद है लोहित, लोहित पे भूपेन हजारिका पुल बताया था अभी मैंने। ठीक है,
उसके बाद कौन है, बूटी दिवांग, बूटी दिवांग, ठीक है। उसके बाद है धनसिरी, धनसिरी, ठीक है। नोट में लिख लो, नोट में यहाँ लिख लो तुम, नोट में तुम ये लिख लो कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर, किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, एक तो डिब्रूगढ़, ठीक है, दूसरा ध्यान रखना गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर की बात करें तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी को ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूटी दिबांग, धनसिरी, ठीक है। तो आज ब्रह्मपुत्र की यदि वो लिखना चाहो, दाएं तट की ओर लिख लो, एक मिनट, ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी और लिख लो, लास्ट है तो लिख ही लो, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां, दाएं तट की सहायक नदियां, ठीक है। तो कौन कौन है दाएं तट की सहायक नदियां, लिख लीजिए, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी के बाद रंगा नदी, रंगा नदी के बाद लिख लो जियावेली, ठीक है, जियावेली, लिख लेना संकोश, तिस्ता, ये और लिख लो मानस। ये ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदियां, ठीक है। तो कितना हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने गंगा के लिखा दिए थे तुमसे, ठीक है, जो चैप्टर बचा था, कुछ फैक्ट बचे थे वो क्लियर किए। उसके बाद ध्यान रखना, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र यहाँ से शुरू किया था हमने। अगर कहीं दिक्कत तो होगी नहीं वैसे इसमें आपको समझाने में, अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के मैप को समझाने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ठीक है। और उसके बाद सारा हमने लिखा के थ्योरी डिस्कस ही की है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज समाप्त हो गया। आगे हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे अगले चैप्टर पे, ठीक है। और तैयार रहना, 1 से 1.5 घंटे के बाद आज रेक्टेंगल की क्लास भी चलेगी, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर रेक्टेंगल की क्लास के लिए तैयार रहना, रेक्टेंगल की क्लास आज चलेगी, ठीक है। धन्यवाद। तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा गाइस, जीडी बहुत प्यार से निकलेगा, बस जितना कराऊं उतना तैयार करते रहिएगा, ठीक है।